उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2022 असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर के लिए जीके प्लस साइंस की लाइव क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है मेरे प्यारे भाई। आज हमारी क्लास नंबर जो है वह है 52। इसके पहले हमने 51 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके क्रमानुसार अध्ययन कर सकते हैं। मेरे प्यारे भाई, आप सबको पता है कि असिस्टेंट ऑपरेटर या फिर हेड ऑपरेटर में जीके के साथ साथ साइंस के भी क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए आपकी दोनों क्लासेस गाइस चलाई जा रही हैं। इसी के साथ हिंदी की क्लास भी होती है, रीजनिंग मैथ की भी आपकी क्लास होती है। सारी क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे भाई, बिना किसी देरी के आइए आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। जो आपकी बुराई करते हैं करने दो, क्योंकि ऐसी छोटी हरकत छोटी सोच के लोग ही करते हैं। मेरे प्यारे भाई, समझ के होंगे कहने का मतलब है, क्योंकि आपको ये भी पता है कि आपके अगल बगल या फिर आपके पड़ोसी या फिर जो आपको नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप सफल हो जाओ, वो गाइस आपकी हमेशा बुराई करेंगे। लेकिन मेरे भाई, आप ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा कि जो भी बुराई करते हैं ना, वो ऐसी छोटी हरकतें केवल और केवल छोटी सोच के लोग ही करते हैं। आपको उन पर ध्यान नहीं देना है, आपको हमेशा अपना बेस्ट करने की कोशिश करनी है। मेरे प्यारे भाई, अगर आप पूरी जी जान पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करते रहेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे प्यारे मित्र, आप सबका सिलेक्शन होगा, एक सीट आप सबको जरूर मिल जाएगी। आइए मेरे प्यारे भाई, हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर फटाफट देना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है कि भारत में कौन सा दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। यूपीपीएससी प्रीलिम्स में आया हुआ है मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं 26 नवंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। सब 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपको बताना है कि गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी के नेतृत्व में किस वर्ष लड़ी गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर देंगे। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि ऑप्शन नंबर बी सन 1722 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। जो भी ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे। इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सर्वोच्च कानून किसे माना जाता है? भारतीय संविधान को, जनतंत्र को, अंबेडकर की शिक्षाएं को, या फिर धर्मनिरपेक्षता को? फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई। परफेक्ट आंसर क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या फिर भारतीय संविधान को सर्वोच्च कानून माना जाता है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि भारत का संविधान कब से लागू हुआ। इसका आंसर आप सब बताएंगे कि भारत का संविधान जो है कब से लागू हुआ। इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे प्यारे भाई, फटाफट आंसर दीजिए, एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। आप सब प्यारे भाई बहन जानते हैं कि भारत का संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। कब से? 26 जनवरी 1950 से, यानी कि 26/1/1950 यहाँ पर जो लिखा गया है आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स है गाइस, ये किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन लिए गए हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रेलवे के आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है मेरे प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट है, फटाफट आंसर देंगे। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं सोवियत संघ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम आम चुनाव कब संपन्न हुआ था। इसका आंसर आप सब फटाफट दीजिए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं वर्ष 1951-52 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से कौन हटा सकता है।
जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उनके पद से संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों सदनों के द्वारा हटाया जा सकता है। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन के द्वारा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख सकते हो HSSC में ये पूछा गया है आपका। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस सम्राट द्वारा निर्मित सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है। इसका आंसर आप सब बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सत्यमेव जयते जो है गाइस, ये जो है ये किस सम्राट द्वारा सिंह कैपिटल का एक प्रतिरूप है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं अशोक के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे परफेक्ट आंसर क्या होगा। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक भारत सरकार द्वारा कब अपनाया गया था, फटाफट आंसर दीजिए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक जो है ये भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं 26 जनवरी 1950, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 26 जनवरी 1950 आपका बिल्कुल सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे मित्र की वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था। फटाफट आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। वर्तमान में प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था, फटाफट आंसर दीजिए मेरे प्यारे भाई। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि पिंगली वेंकैया के द्वारा, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। फटाफट आंसर देंगे मेरे प्यारे भाई। याद रखना राष्ट्रीय गीत की बात की गई है, ना कि राष्ट्रगान की। फटाफट आंसर देंगे, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। अगर आपने अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो मैं आप सब प्यारे भाई बहन से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लग रही है या फिर अगर आपको लगता है कि मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ, पूरी जी जान लगाता हूँ आपके लिए, अपना कीमती समय गाइस आपके लिए मैं लगाता हूँ, तो आप सब प्यारे भाई बहन फटाफट इस क्लास को लाइक कर दीजिए, क्योंकि गाइस लाइक करने आपका भी फर्ज बनता है। वैसे गाइस मैं आपके लिए पूरी जी जान लगा रहा हूँ ताकि आप सबके सपने पूरे हो जाएं, आप सबका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन गाइस आप सब प्यारे भाई बहन प्यारे मित्र का भी फर्ज बनता है कि कम से कम इस क्लास को लाइक तो कर ही दिया करें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। मेरे प्यारे मित्र क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा। जो भी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। रेलवे और अरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। अगला कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है। फटाफट आंसर देंगे, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। सभी प्यारे भाई बहन बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है, फील्ड हॉकी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। इसका आंसर आप सब बताएंगे निम्नलिखित में से किस मस्जिदों का निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था। मेरे प्यारे भाई दिल्ली में स्थित जामा मस्जिद का निर्माण जो है ये शाहजहां के द्वारा किया गया था। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया। फटाफट आंसर देंगे, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी का निर्माण जो है किसने किया, फटाफट आंसर दीजिए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि अकबर ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला आपके सामने है कि स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे पर स्थित है। फटाफट आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो हर एक क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पर यह क्वेश्चन आपका यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछा गया था। मैं गाइस जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ, हर एक क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है जो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। मैं वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आता हूँ। स्वर्ण मंदिर जो है गाइस ये कहाँ पर है, तो ये पंजाब के अमृतसर में है। और ये किस झील के किनारे स्थित है मेरे प्यारे भाई, याद रखना अमृत सरोवर झील। किस झील के किनारे, अमृत सरोवर झील के किनारे स्वर्ण मंदिर स्थित है। ये सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डी गामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत में कहाँ उतरा था। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि केरल के कपकडाउबू में, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारतीय तटों पर किस शहर के नजदीक पहुंचे थे। कहने का मतलब है कि वास्को डी गामा जो थे, जो 1498 में आए थे, वो सबसे पहले किस भारतीय तट पर पहुंचे थे। आप सब जानते हैं मेरे प्यारे भाई कि वो सबसे पहले कहाँ पहुंचा था, कालीकट। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी कालीकट बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। फटाफट आंसर देंगे हमारे सभी प्यारे भाई, परफेक्ट आंसर क्या होगा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी चेतक बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे मित्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था, चेतक। अगला क्वेश्चन, पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली से किसने युद्ध किया था। आप सब प्यारे भाई मेरे बताएंगे कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली से हुआ था और ये किसके साथ हुआ था। आप सब प्यारे भाई बहन ये जानते ही होंगे कि पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था। तो मेरे प्यारे भाई याद रखना 14 जनवरी सन 1761। कब हुआ था, 14 जनवरी सन 1761 को पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। और यह किसके बीच हुआ था, तो याद रखना मेरे प्यारे भाई ये किनके बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन सी बता रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि निम्नलिखित में से किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय ओंगल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया था। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे प्यारे भाई। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि इसमें कौन सी संधि है, श्रीरंगपट्टनम संधि बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। श्रीरंगपट्टनम की संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय एंग्लो और मैसूर का युद्ध जो है ये समाप्त हो गया था। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है। निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आजादी के युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। इसका आंसर आप सब प्यारे भाई बहन बताएंगे, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। कहने का मतलब है कि सबसे पहले जब भारतीय को आज़ादी के लिए युद्ध किया गया था तो उसमें गाइस किस युद्ध का वर्णन जो है सबसे पहले है। सबसे पहले किस युद्ध का वर्णन हो जाएगा, 1857 के विद्रोह का, जो कि शुरुआत हुई थी मेरठ से सिपाहियों के द्वारा। ठीक है, सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी 1857 के विद्रोह। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि सिपाही का विद्रोह यानी कि सेपू मटनी जो है ये 1857 में कहाँ से शुरू हुआ था। मेरे प्यारे भाई इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर देंगे, लगभग जानते भी होंगे क्योंकि गाइस ये सिंपल क्वेश्चन है आपका। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई सिपाही का विद्रोह जो 1857 में शुरू हुआ था, ये कहाँ से हुआ था, अभी मैंने आपको बताया था कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, मेरठ से। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे, मेरठ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था। इसका आंसर आप सब बताएंगे, इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई।
तो मेरे प्यारे मित्र याद रखना, ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था। और ये भी आप याद रखना, इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मेरे प्यारे भाई इनका जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? वाराणसी में। लेकिन ब्रिटिश से लड़ते हुए गाय से वीरगति को ग्वालियर में ही प्राप्त हुई थी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सिपाही बगावत कहाँ से शुरू हुई? अभी मैंने आपको बताया था गाइस कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो आपने बताया गाइस ये कहाँ से हुई थी? बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई, 1857 क्रांति की शुरुआत सिपाहियों के द्वारा कहाँ से शुरू की गई थी? मेरठ से। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे मेरठ, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने इसका आंसर आप सबको बताना है कि भारत डैश 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 में ब्रिटिश साम्राज्य शासन के अधीन आ गया था। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि भारत जो है कब ब्रिटिश साम्राज्य के शासन के अधीन आया। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि 1858, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? इंपॉर्टेंट बहुत है मेरे प्यारे भाई, लगभग जानते भी होंगे। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखो मित्र, मैं आपको यहाँ पर बता दूं, जितनी भी क्लासेस चलती हैं सारी क्लासेस की पीडीएफ आप देख लिया करें। इसके अलावा क्लास को भी देख लिया करें, जो आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें और उससे अपने नोट्स में लिख लिया करें। और मैं आपको बता दूं गाइस, मैं आपके लिए बहुत जल्द लेकर आऊंगा पूरी ज्योग्राफी, एक वीडियो में कंप्लीट होगी। लगभग 3 से 4 घंटे की वीडियो आपकी होने वाली है, मैराथन क्लास होने वाली है। वो किस दिन आएगी मैं आपको उसकी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई, रानी लक्ष्मीबाई। क्योंकि आप सबको पता है कि इनका एक और नाम है मनु, इसके अलावा मणिकर्णिका। और गाइस इनके जो आजुबा थे वह इन्हें छबीली के भी कहकर बुलाते थे, ठीक है। तो छबीली भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी आप याद रखना। वैसे तो गाइस इंपॉर्टेंट आपका मणिकर्णिका ही पूछा जाएगा, लेकिन आप ये भी याद रखिएगा। रानी लक्ष्मीबाई जो है गाइस, जब इनकी शादी हो गई थी गंगाधर राव से, तब इनका नाम रानी लक्ष्मीबाई गंगाधर राव के द्वारा ही रखा गया था, ठीक है। लेकिन इनका मूल नाम जो है वह क्या था? मणिकर्णिका ही था। जो भी मेरे प्यारे भाई भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा। वेस्ट बंगाल पीएससी में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन है कि बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर देंगे, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बेलूर मठ जो है कहाँ पर स्थित है? फटाफट आंसर दीजिए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। पश्चिम बंगाल में बेलूर मठ स्थित है, बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के लिए लंदन में जनरल ओ डायर को किसने मारा था? फटाफट आंसर देंगे, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे भाई आप सब जानते हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ये कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। कब घटित हुआ? 13 अप्रैल को 1919 को। कहाँ पर? तो ये अमृतसर में घटित हुआ था, ठीक है। और गाइस इसमें लंदन में जनरल ओडायर को किसने मारा था? तो सरदार ऊधम सिंह ने। किसने? सरदार ऊधम सिंह ने। इसी के कारण मारा था क्योंकि गाइस जनरल ओडायर के द्वारा जलियांवाला बाग नरसंहार में गोली चलाने का आदेश दिया गया था। रॉलेट एक्ट जो है ये किस वर्ष पारित किया गया था? मेरे प्यारे भाई, जिस वर्ष जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था उसी वर्ष ये गाइस जो रॉलेट एक्ट है ये पारित हुआ था, क्योंकि आपको पता है इसी के विरोध में एक जनसभा इकट्ठा की गई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड में, ठीक है। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 में पारित हुआ, बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी मेरे प्यारे मित्र ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं 1919, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? अभी मैंने आपको बताया गाइस, आप जानते होंगे, तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब प्यारे भाई बहन जानते हैं कि कर्नल रेजिनॉल्ड डायर, यानी कि जनरल डायर जिन्हें कहते हैं, तो कर्नल रेजिनॉल्ड डायर के द्वारा जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश दिया गया था। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला आपके सामने जलियांवाला बाग नरसंहार जो है ये किस वर्ष घटित हुआ। अभी मैंने आपको ये भी बताया था गाइस, आप जानते होंगे तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्योंकि गाइस मैंने आपको बताया कि आपके एक ही क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन छिपे होते हैं और अगर आप उसे विस्तृत से पढ़ते हैं ना तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा मेरे प्यारे भाई। जलियांवाला बाग नरसंहार जो है कब घटित हुआ, 13 अप्रैल 1919। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं 1919 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि ब्रिटिश सरकार भारत को कब स्वतंत्रता देने के लिए सहमत हुई थी। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि वर्ष 1946 में, बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला आपके सामने इसका आंसर आप सबको बताना है कि 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था। सुबह सुबह था या फिर मध्य शाम थी या फिर आधी रात थी या फिर दोपहर था। जब सब सो रहे थे, तो ये गाना आपने सुना होगा ना। तो बिल्कुल सही मेरे प्यारे भाई, आधी रात कब मिली थी, आधी रात को। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं आधी रात को, बिल्कुल सही होगा। हमारे भारत देश को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश शासन से आज़ादी कब मिली थी, तो यह आधी रात को मिली थी। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं आधी रात, बिल्कुल सही होगा मेरे प्यारे भाई। अफकैट में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अगला आपके सामने कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया। इसका आंसर आप सब बताएंगे कि भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था। मेरे प्यारे मित्र, मैं आप सभी प्यारे भाई बहन से दिल की गहराइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिसने भी अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किया है वह कृपया क्लास को लाइक कर दें। और गाइस, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो मेरे प्यारे भाई बहन, तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। गाइस, जितनी भी क्लासेस चलती हैं सारी क्लासेस की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगी। और गाइस, मैं आपको ये भी बता दूं कि जितनी भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ होती है वो आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलेगी, ठीक है। तो भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था, महात्मा गांधी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला आपके सामने कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मेरी प्यारे भाई, इंपॉर्टेंट है, बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा यह कहा गया था, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है। क्वेश्चन है कि ऐसे जियो जैसे कि यह आपका आखिरी दिन है और ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे। यह शब्द किसके द्वारा कहे गए। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि ऐसे जियो जैसे कि आपका आखिरी दिन है या फिर ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहेंगे, यह शब्द किसके द्वारा कहा गया। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं महात्मा गांधी जी के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। इसका आंसर आप सब बताएंगे कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। फटाफट आंसर दीजिए, परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन के नाम से भी जानते हैं। आप सब प्यारे भाई बहन जानते ही हैं। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो मेरे प्यारे मित्र, हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ते हैं गाइस, अभी फिजिक्स क्वेश्चन हमारे बाकी हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं गाइस कि जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिले हैं, आप अगर सब क्वेश्चन का आंसर जानते रहें तो अच्छी बात है। अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं जानते हैं तो मेरे प्यारे भाई आप उसका स्क्रीनशॉट तुरंत ले लिया करें, ठीक है। वैसे तो आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी ही हमारे टेलीग्राम पर, लेकिन आपका स्क्रीनशॉट आपके लिए और ही बेहतर होगा। फिजिक्स में पहला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन आपके सामने है कि एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है।
बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए। तो एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर जो है पीछे की ओर झुक जाता है, किसके कारण? ऑप्शन नंबर ए, गति जड़त्व के कारण। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला आपके सामने क्वेश्चन है कि पानी का अपेक्षिक घनत्व जो है ये सबसे अधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। कहने का मतलब है कि पानी का अपेक्षिक घनत्व जो है सबसे अधिक किस ताप पर होगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का अपेक्षिक घनत्व सबसे अधिक होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। RAS RTS प्रीलिम्स GS 1992 में पूछा गया था मेरे प्यारे भाई, याद रखना। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि जैसे ही एक स्थिर बस चलना प्रारंभ करती है तो उसमें बैठे हुए यात्री पीछे की ओर झटका खाते हैं, इसका स्पष्टीकरण जो है किस रूप में दिया जाता है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि इसका स्पष्टीकरण जो है ये न्यूटन के प्रथम नियम से दिया जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जड़त्व की परिभाषा जो है न्यूटन का प्रथम नियम ही देता है। सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आप सबको बताना है कि एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई द्वारा प्रयोग किया जाता है? इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर देंगे, इसका परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि टीवी सेट को चलाने के लिए जो हमारा रिमोट कंट्रोल होता है गाइस, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? जो भी बता रहे हैं कि रेडियो तरंग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा, रेडियो तरंग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इसका आंसर आप सबको बताना है कि मनुष्य के लिए शोर की सह सीमा करीब कितनी होती है? कहने का मतलब है कि मनुष्य के लिए सह सीमा मतलब ये हुआ कि सामान्य सुनने की जो गाइस आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है, वो कितनी होनी चाहिए? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन बता रहे हैं कि 85 डेसिबल्स बिल्कुल सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे भाई कि किस स्तर यानी कि किस डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि प्रदूषक कहलाती है? कहने का मतलब है कि किस प्रकार की ध्वनि जो है वो हानिकारक ध्वनिक प्रदूषक कहलाती है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि 80 डेसिबल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है कि जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न होती है? ये मतलब हुआ कि सबसे सामान्य अवस्था में कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होगी। गाइस ये ऊपर वाला क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस मेंस एग्जाम में पूछा गया था 2008 में, इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, याद रखना। अब यहाँ पर कहा क्या गया है कि जब दो लोग आपस में बातें करते हैं तब उनमें कितनी डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होती है? तो सही आंसर हो जाएगा 30 डेसिबल की। कितनी डेसिबल की मेरे प्यारे भाई? 30 डेसिबल की। जैसे मैं और आप बात कर रहे हैं ना, तो इसमें कौन सी कितने डेसिबल की ध्वनि उत्पन्न होगी? 30 डेसिबल की। अगला आपके सामने, इसका आंसर आप सबको बताना है कि कमरे के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है? तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में किसका प्रयोग होगा? उत्तल दर्पण का प्रयोग होगा, ठीक है। कार, मोटरसाइकिल या फिर जो कुछ भी आपका बाइक वाहन है, अगर उसमें पीछे के गाइस दृश्य को देखने के लिए किसी दर्पण का प्रयोग किया जाता है तो वह दर्पण आपका उत्तल दर्पण ही होता है। कौन सा होता है? उत्तल दर्पण ही होता है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला कि मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी मानी जाती है? मेरे प्यारे भाई याद रखना इंपॉर्टेंट बहुत है, फटाफट आंसर दीजिए, सही आंसर क्या हो जाएगा?
तो देखो इसका सही आंसर क्या होगा। मानव की सामान्य स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है आपकी 25 सेंटीमीटर। अगर अधिकतम की बात की जाती मेरे प्यारे भाई तो अधिकतम आपका हो जाता अनंत। कितना हो जाता अनंत। लेकिन वास्तव में आपसे न्यूनतम दूरी ही पूछी जाएगी। तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सूर्य से प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है लगभग कितनी देर में। इसका आंसर आप सब बताएंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचता है लगभग कितनी देर में। मेरे प्यारे भाई आप सब जानते हैं कि लगभग 8 मिनट कुछ सेकंड का लगता है समय। जिन लगभग हम बात की जाए तो 500 सेकंड का समय लगेगा। कितने सेकंड का समय 500 सेकंड का। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। यानी सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक लगभग कितनी देर में पहुंचता है। बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई फटाफट आंसर दीजिए। तो जो भी हमारी प्यारे भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी 8 मिनट का बिल्कुल सही हो जाएगा। मित्र आप सब जानते हैं कि कहीं कहीं आपको ऑप्शन में 8 मिनट 18 मिनट का समय मिलेगा या फिर 8 मिनट 20 सेकंड का मिलेगा। लेकिन आप सब याद रखिएगा कि 8 मिनट के 16 या 20 या 18 आपको इस प्रकार ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। वैसे आप याद रखिएगा कि 500 सेकंड का समय लगता है। जो भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है। इंपॉर्टेंट है फटाफट आंसर देंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन यहाँ पर बता रहे हैं कि टंगस्टन धातु का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई टंगस्टन का फिलामेंट लगा होगा। तो जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं टंगस्टन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे मित्र हमने यहाँ पर जीके और साइंस के क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाय जरबी सर पर मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ भी मेहनत की है तो आप सब प्यारे भाई बहन का भी फर्ज बनता है कि कम से कम इस क्लास को लाइक तो कर ही दिया करें। चैनल पर पहली बार आए तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मेरे प्यारे भाई आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दूसरी नई क्लास में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।